भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य और पुराण में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश और यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। किसने भारत को इंडिया कहा? यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब प्राचीन भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोत से प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहले हम ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। और इसमें बताइए कितना मंडल और कितना सूक्त है? 10 मंडल और 10 28 सूक्त, जिसमें 11 सूक्त साहित्य किया बालखिले पाठ का और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है? गायत्री मंत्र है। तीसरे मंडल। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। वामनावतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीन स्रोत जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ता को अधर्व कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में रचित है। यजुर्वेद। अब अगला सामवेद। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को उद्रातु कहते हैं। इस वेद को यानी सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वंशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महामत्य यदि विविध विषयों के संबंध, मंत्र और समान मनुष्यों के विचार, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। इसमें साभा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियों कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भाली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई है। ये 6 वेदांग है: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवणवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18, पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मा और भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है।
पुराणों में सबसे प्राचीन और पौराणिक पुराण है मत्स्य पुराण। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और पौराणिक जो है वो मनु स्मृति है मानी जाती है। यह जो मनु स्मृति शुग काल का मानव ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र तथा अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में महावीर के जीवन कथा तथा अन्य समकालीन के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। और शास्त्र के लेखक चाणक्य, जिनका और नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है, यह 15 अधिकरणों तथा 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने की सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ द्वारा किया गया था। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक रंजन तरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों का सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा इसके लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी ये व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी और इसके लेखक कौन थे? पाणिनि। इनमें मौर्य के पहले के इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अव्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कल्याण की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले एवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि के पुरोहित थे। किसके पुरोहित थे? ये पुष्पमित्र शुक के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुकों के इतिहास का पता चलता है। देखिए कुछ पुराण। विष्णु पुराण वो मौर्य से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन से संबंधित। वायु पुराण ये गुप्त वंश से संबंधित है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारियाँ। सर्वप्रथम है टेसियस। ये टेसियस ईरान का राजवैद्य था और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। अब अगला है जिसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। कौन है? हेरोडोटस। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों तथा अफवाहों पर आधारित है। के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, अनेसिक्रस तथा अस्टिबुलस। किसके साथ आने वाले? सिकंदर के साथ। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, अनेसिक्रेटस तथा अस्टिबुलस का विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय है। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक मेगास्थनीज की एक प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। आगे है डाइमेकस। यह सीरिया नरेश अंथियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। अगला है डायनोसियस। यह मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। डायनोसियस। अगला है किसने? इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। यह है टॉलमी। 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। प्लिनी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। आगे है पेरिप्लस ऑफ द इरिश्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अब चीनी लेखक की बात करते हैं। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। कौन था ये? फाहियान। फाहियान ये चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने
मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। आगे संयुगम, यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। आगे हुनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हुनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सी चुकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का जो राजा था वो शूद्र था। हुनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति वो आचार्य शीलभद्र थे। इतिसंघ, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। इतिसंघ ने। अब अरबी लेखक, सबसे पहला अल बरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी तहकीक-ए-हिंद या भारत की खोज या किताब-उल-हिंद, जिसे इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। बात आती है इब्न बतूता की। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली या दिल्ली का काजी बनाया। अन्य लेखक में तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगियूर और तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है इससे। मार्को पोलो, यह 3री शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, 400 ईसा पूर्व के अभिलेख, बोगाज कोई जिसे एशिया माइनर कहा जाता है, से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण एवन राजदूत हेलियोडोरस के बेस नगर, जो विदिशा है, गरुड़ स्तंभलेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? हाथी गुफा अभिलेख में। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगोरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभलेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख, जो भानुगुप्त से प्राप्त होता है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। हाथी गुफा अभिलेख, ये कलिंग राजा जो खारवेल थे उनसे संबंधित है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन से। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से। प्रयाग स्तंभलेख ये समुद्रगुप्त से। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जो अभिलेख है वो है एहोल अभिलेख। आगे मंदसौर अभिलेख, ये मालवा नरेश यशोर बर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख, ये प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख, ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखों को अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहुम में गर्तावास का मतलब गड्ढा या घर का साक्ष्य मिला है। उतरने के लिए इसमें सीढ़ियां होती थी। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता था? कौन सा सिक्का? आहत सिक्के कहा जाता था। इसी के साहित्य में
कारसापण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य था वो एवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु या जो पुदुचेरी के निकट है,